गुड मॉर्निंग। मैं वाराणसी यूपी से धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार एपीओ के लिए, चाहे यूपीएसआई के लिए या चाहे किसी अन्य परीक्षा के लिए, जहां कहीं भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सिलेबस में है, चाहे वो प्री के एग्जाम में हो या चाहे वो मेंस के एग्जाम में, इन सभी पर्पज को पूरा करने के लिए मैं एक सीरीज तैयार करूंगा। और इसी तरीके से हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की एक सीरीज तैयार की है। आज उसका पहला पार्ट है और इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग प्री में कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, और मेंस में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसको लिखना कैसे है, उसकी सबकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। और ये है आज का हमारा पहला पार्ट। तो उससे पहले कुछ बातें अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। और ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, और जिसमें अनअकैडमी पर दो प्रकार की क्लासेस चलाई जाती हैं। एक स्पेशल क्लासेस होती हैं और दूसरी प्लस क्लासेस होती हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्पेशल क्लासेस फ्री में उपलब्ध होती हैं, यानी किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया हो या चाहे सब्सक्रिप्शन ना लिया हो, ऐसे सभी लोगों को ये क्लास उपलब्ध होती है। लेकिन जो प्लस क्लासेस होती हैं केवल ऐसे लोगों को ही उपलब्ध हो पाती हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप खुद को तमाम लोगों के साथ और तमाम लोगों से अलग खुद को देख पाते हैं कि आप कहाँ हैं, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप घर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि आप उसको एसेस ही नहीं कर पाते कि वास्तव में आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और एग्जाम में जाके जब आप फेल होते हैं तो लगता है कि हमें और प्रिपरेशन की जरूरत है। उसके अलावा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे एजुकेटर हैं अनअकैडमी के जो कि लॉ डिपार्टमेंट में हैं। और ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा नाम है तो आप किसी एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर इस क्रम में। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के ये सारे फायदे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये फायदा है कि जैसे घर बैठे लाइव क्लासेस मिलती रहती हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होता रहता है, बैच समय समय पर स्टार्ट होते रहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक मेंटर की तरह टीचर आपको गाइड करेगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनअकैडमी हमें ये सुविधा देता है। और आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि एक बैच जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि समय समय पर नए नए बैच शुरू होते रहते हैं, तो ये एक बैच शुरू हो रहा है जो कि 15 जून से है। और वो अनिल खन्ना सर और उनकी बाकी की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बैच है जो कि 9 जून से चल रहा है, और इसको अभी आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन हो सकते हैं इस बैच में भी। सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बैच के लिए अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। ये हैं आपके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस, यानी कि आप कोई भी प्लान इसमें से लेना चाहते हैं, 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। आपको अपनी कन्वीनियंस के अनुसार इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, और अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जो भी आपको सही लगता है उसका चयन करें। और जो भी स्क्रीन पर आपको फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ये अगर कोड का प्रयोग करते हैं रॉय लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट उसमें मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने में देखते हैं। जो अभी फीस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया उसमें आप इस समय लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है, यानी 12 मंथ का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री होगा। इसी तरीके से 3 मंथ का प्लान लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री होगा। तो 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन फ्री होगा। एक बार बैक जाके आइए, हो सकता है तो सब्सक्रिप्शन फ्री होगा। और ये है थोड़ी बहुत मेरे बारे में जानकारी। मैं धर्मेंद्र कुमार राय, और राय जुडिशियल क्लासेस जो कि वाराणसी में
एक ऑफलाइन कोचिंग पीसीएसजे के लिए चलती है, उसका मैं संचालक हूं और पिछले 8 से अधिक सालों से मैं इस फील्ड में टीचिंग कर रहा हूं और बहुत सारे लोग को सेलेक्ट भी करा चुका हूं, यानी बहुत सारे लोग मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सेलेक्ट भी हुए हैं और मैंने लॉ की पढ़ाई बीएचयू से ही की हुई है। और आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, राय लाइव, ये है मेरा रेफरल कोड और इस रेफरल कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में, चाहे वो पीसीएसजे हो, चाहे पीसीएसजे ना हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, एसआई हो, किसी भी बैच में अगर आपको एडमिशन लेना तो उसकी जो भी निर्धारित फीस होगी उस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा यदि आप इस कोड का प्रयोग करते हैं तो। ठीक, मैं आप लोगों के चैट भी देख सकूं इसलिए चलिए तब अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। समस्या यही होती है ना कि आप लोगों को जो है इसमें देखना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर आते हैं और ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की चर्चा हम लोग करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक्ट 1988 का है, इसमें 2018 में खूब सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो ये अमेंडमेंट भी आपको प्री के लिहाज से और मेंस के लिहाज से देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वो अमेंडमेंट किए गए। तो 1988 का है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 9th ऑफ सितंबर 1988 है और एक्ट नंबर 49 इसको कहते हैं, एक्ट नंबर 49। अगर आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी करप्शन एक्ट प्री के सिलेबस में है आपके, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट भी देखना पड़ेगा कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या होती है, इसका एक्ट नंबर क्या होता है। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, जो कि जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ, कभी कभी ये भी पूछ देता है, 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 30/10/2019, ये है इसकी इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको प्री के लिहाज से याद रखने हैं। मेंस में इसकी टेंशन न लीजिएगा, क्योंकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको। ठीक है, कुछ चीजें आपने देख ली, इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है और 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो इसमें चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको एक लाइन में, दो लाइन में ये बात तो बतानी ही पड़ेगी कि भ्रष्टाचार क्या होता है, करप्शन क्या है। तो करप्शन क्या है ये एक्ट तो नहीं बताएगा, ठीक है ना, करप्शन को एक्ट नहीं बताता, तो हम एक लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि करप्शन क्या है। करप्शन के बारे में हमने लिखा है एक डेफिनेशन कि भ्रष्टाचार अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग है, अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग है। इसका मतलब यह है कि अच्छा मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं फिर उसके बाद बताता हूं। विकिपीडिया की भी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, विकिपीडिया की डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि भ्रष्टाचार बेईमानी या आपराधिक कार्य का एक रूप है जिससे किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सौंपी गई कानूनी शक्ति का निजी फायदे के लिए
अवैध लाभ या दुरुपयोग है। इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ समझना कम है, नोट ज्यादा करना है कि जब आप आंसर लिखेंगे और डेफिनेशन एक आध तो लिख देंगे ना तो वो बेटर हो जाएगा आपका आंसर। ये जो हमने किया है ना इसको हमने काट दिया हुआ है, आप लिखते रहिए, इसको लिखते रहिए आप। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर एक डेफिनेशन और देखा जाए विश्व बैंक के अनुसार, तो विश्व बैंक क्या कहता है कि सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग। नेटवर्क इशू तो नहीं ना आ रहा है आप लोगों के पास? ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन आपको लिख देनी है। तीनों जरूरी नहीं है, आप अपने टाइम मैनेजमेंट को देखिएगा कि कितना लंबा क्वेश्चन है और उसके हिसाब से आपको करना है। तो चाहे विकिपीडिया का लिख लीजिए, चाहे विश्व बैंक का लिख लीजिए, चाहे जनरल मीनिंग भी लिख दीजिए कि भाई क्या है करप्शन है कि किसी भी पर्सन पर, और किसी भी पर्सन पर जो एक भरोसा, एक प्रॉपर्टी, एक राइट, एक पावर जो इंटरेस्ट किया गया है, वो जब इस राइट, इस पावर, इस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जब वो यूज करता है तो कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार करता है। ठीक है ना? तो भ्रष्टाचार में हमेशा पैसे का ही लेन देन नहीं होता, अपने काम को करने के तरीके में परिवर्तन करना किसी के लिए, ये भ्रष्टाचार ही। ठीक है ना? उसमें सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है, संबंधों के लिए भी होते हैं, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं, फिर भी वो भ्रष्टाचार। ठीक है ना? मतलब व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनों के फायदे के लिए सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक भरोसे और सार्वजनिक अधिकार, सार्वजनिक शक्तियों का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार। ठीक है, ओके, फर्स्ट ये ना, फर्स्ट पेज ही तो है। ये तीनों डिफिनीशन हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम इस एक्ट को देखिए, अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में ये डिपेंड करेगा, लेकिन जैसे भी क्वेश्चन आएंगे कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो आपको लिखनी पड़ती हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन करने के पक्ष में हम कभी नहीं रहे, चाहे ला का आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन कराते हैं। क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने का फायदा ये होता है कि क्वेश्चन चाहे कितना भी इधर उधर करके आए आपके एग्जामिनेशन में, आपको उसका आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो चीजों को समझते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल जजेस का नाम लिखा है, हेडिंग क्या डाली है? स्पेशल जजेस। ठीक है ना? अब स्पेशल जजेस जब हमने हेडिंग डाली है तो इसका मतलब है कि चाहे स्पेशल जजेस के संबंध में कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन बनाएगा, आप उसका आंसर लिख ही लेंगे। थोड़ा बातें पहले और थोड़ी बातें बाद हो सकता है करनी पड़ जाए, लेकिन इसका आंसर आप लिख ही लेंगे। और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी होगी अब आप नोट्स में देखिए। हमने स्पेशल जजेस की बात क्यों की? हमने स्पेशल जजेस की बात इसलिए की है क्योंकि लिखा है सेक्शन 4 का क्लास नंबर जब 1 पढ़ते हैं आप, मैंने अपने से नहीं बनाया, सेक्शन 4 का क्लास नंबर 1 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा। समझे ना? यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी पनिशेबल ऑफेंस हैं उनका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? वो स्पेशल जजेस के द्वारा ही किया जाएगा, किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी अन्य मामलों में तो आप देखते हैं ना कि कोई भी ट्रायल मजिस्ट्रेट कर सकता है, सेशन जज कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, किसके द्वारा ट्रायबल है आपने देखा हो। लेकिन यहां जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस होंगे वो ऑफेंस स्पेशल जजेस द्वारा ही ट्रायल किए जाएंगे। ये बात क्लास नंबर सेक्शन 4 का क्लास नंबर 1 बता देता है। ठीक है, इसलिए स्पेशल जजेस के बारे में जानना जरूरी है। अब अगली चीज हम लोगों को क्या देखनी है? अगली चीज ये देखनी है कि स्पेशल जजेस के द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा, तो आखिर स्पेशल जज बनने की योग्यता किसके पास है? कौन ऐसे पर्सन है, कौन ऐसा अधिकारी है जिसको स्पेशल जज कहा जा सकता है या स्पेशल जज बनाया जा सकता है? तो इसकी बात सेक्शन
देखिए ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मेंस में जब आप लिख रहे हैं तब सेक्शन मेंशन करते जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, अन्य लोगों से आपका आंसर बेटर होगा। दूसरी बात, अगर आप प्री दे रहे हैं तो उसमें ये सेक्शन पूछे जा सकते हैं कि स्पेशल जजेस का कौन अपॉइंट किया जा सकता है, ये प्रोविजन कहाँ है, तो वो भी थोड़ा सा सेक्शन इसलिए भी याद करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्पेशल जजेस के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हो सकता है, कौन कंपिटेंट है स्पेशल जज बनने में, तो वो उसके लिए हमने लिखा है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज जो है या रह चुका है। ठीक है, मतलब कौन कौन बनने के योग्य हैं, जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज जो है या जो रह चुका है, स्पेशल जज नियुक्त होने के लिए जाएगा। ये सेक्शन 3 का क्लास नंबर 2 बताता है। ठीक है, तो ये पर्पज आपका प्री में भी पूरा करेगा कि कौन स्पेशल जज हो सकता है। तो समझ लीजिए कि सेशन कोर्ट में सेवाएं देने वाले न्यायाधीश ही स्पेशल जज इस एक्ट के पर्पज के लिए हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें मजिस्ट्रेट का नाम तो कहीं नहीं, तो ये हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट कर लिया है ना आप लोगों ने। हाँ, गुड मॉर्निंग, मैं सबका देख रहा हूं कमेंट, है ना, बस यही है कि प्रॉपर सबको रिस्पांस करने में अब होता है लेक्चर डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप लोग ठीक है, अच्छा लगता है आप लोग जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो, लेकिन हम जो है मैं देख रहा हूं सबका कमेंट, और समय भी जानते हैं यूट्यूब के क्लास वाला समय भी हमारा जो है बहुत कम है, तो इसमें सारी चीजें कर देनी होती है। आगे बढ़ते हैं फिर, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि चलिए ये तो हमने देख लिया कि स्पेशल जज का अपॉइंटमेंट करने के लिए या स्पेशल जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब ये भी तो देखना है कि स्पेशल जज नियुक्त कौन करेगा। ये स्पेशल जज एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, उनका ट्रायल करने के लिए स्पेशल जज को अपॉइंट कौन करेगा, तो ये बताया गया है सेक्शन 3 के क्लास नंबर 1 में, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। ठीक है, अब कौन कर सकता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। ऐसे क्षेत्रों एवं ऐसे प्रकरणों के लिए, प्रकरण मतलब मामला, मैटर, ऐसे क्षेत्र ऐसे प्रकरण के लिए ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके स्पेशल जजों का अपॉइंटमेंट कर सकती है। क्या क्या चीजें हम लोगों ने इसमें मेंशन की, एक तो ये कि कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किस सेक्शन के अंतर्गत करेगी, सेक्शन 3 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत करेगी, कैसे करेगी, ऐसे एरिया या ऐसे मामले के लिए जो कि ऑफिशियल गजट में यानी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित किया जाएगा, स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकती है। ठीक है, स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों और ऐसे प्रकरणों के लिए जो शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। तो ये भी एक बात होगी। और देखिए आप लोग, हम लोग सारी चीजें एक एक चीज को हमने हेडिंग बना के ही लिखा है, क्योंकि हेडिंग बना के लिखने से आपकी हर बात अलग अलग बात मानी जाती है। ये बातें, सारी बातें आप एक पैरा में भी लिख सकते थे, लेकिन फिर नंबर भी आपको एक पैरा जैसा ही मिलता है ना, तो इसलिए उसको अलग अलग करके लिखने से, हम बार बार यही कहते हैं कि आपका लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको दिखाना महत्वपूर्ण है कि कितना आप दिखा पाते हैं एग्जामिनर को। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ने में कि इस अधिनियम के अधीन विचारित अपराध, इसका मतलब यह है कि वो कौन से ऑफेंस होंगे जिनका ट्रायल इस एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनका ट्रायल इस एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा, ये क्लास नंबर 1 ही बताया। और ये बताता है सेक्शन 7 के आगे हम लोग वो ऑफेंसेस पढ़ते हैं, वो बताता है कि इस अधिनियम के अधीन
दंडनीय सभी अपराध, और ये अथवा हमने लिख दिया है, और दूसरा उपर्युक्त अपराधों में से किसी का भी षड्यंत्र, प्रयत्न और दुष्प्रेरणा। माने इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से अपराध का ट्रायल किया जा सकता है, तो ये कहता है इस एक्ट के अंतर्गत जिस एक्ट को भी पनिशेबल बनाया गया है, सेक्शन 7 के आगे वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो इस एक्ट के अंतर्गत जिन जिन चीजों को पनिशेबल बनाया गया है वो, और उतना ही नहीं बल्कि ऐसे ऑफेंसेस का एबेटमेंट, ऐसे ऑफेंसेस की कॉन्स्पिरेसी और ऐसे ऑफेंसेस का प्रयत्न भी इस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होगा और इस एक्ट के अंतर्गत उसका ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक क्लियर हो गया, इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध और ऐसे अपराधों का कॉन्स्पिरेसी, एबेटमेंट और अटेम्प्ट। तो ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने देख लिया कि भाई कौन कौन से ऑफेंसेस का ट्रायल हो सकता है इस एक्ट के अंतर्गत, कौन कौन से ऑफेंसेस का के संबंध में है। तो प्रोसीजर देखते हैं, क्या प्रोसीजर अपनाई जाती है। प्रोसीजर जो है दो प्रकार की है, एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर और एक समरी प्रोसीजर। एक क्या है, ऑर्डिनरी प्रोसीजर है यानी सामान्य प्रक्रिया है, और दूसरी कौन सी है, संक्षिप्त प्रक्रिया। जो सामान्य प्रक्रिया की बात हम लोग करेंगे, सामान्य प्रक्रिया सेक्शन 5 में बताई गई है और समरी प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 6 में बताया गया। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो चीज। अब हम एक को चर्चा करेंगे, पहले हम सामान्य प्रक्रिया की बात करेंगे, यानी कि जनरली इस एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस होते हैं उसके ट्रायल करने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन 5 का पार्ट नंबर 1, सेक्शन 5 का, प्रिया आपको मैं 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, आप रेडी रहिएगा। चलिए, तो विशेष न्यायाधीश किसी, हाँ उसमें क्या हमने कहा है कि जनरल प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर ये है, फोन भी आ रहा है, जनरल प्रोसीजर ये है, पहली चीज उसमें कर लीजिएगा कि विशेष न्यायाधीश किसी अपराध का संज्ञान उसके विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बगैर कर सकता है। ये देखिए कमाल की बात है जो आपको याद रखना है, ये क्या हमने कहा है कि सुपुर्दगी के बगैर। हमने अभी क्या बात की थी, हमने अभी बात ये की थी कि जो स्पेशल जजेस द्वारा ट्रायल किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत, और स्पेशल जजेस होते कौन है, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, यही लोग हो सकते हैं। तो जो रूल हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 193 के अंतर्गत पढ़ते हैं कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, एक्सेप्शन भी है उसमें, तो जनरल रूल यही है कि वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। उसका ये एक एक्सेप्शन है कि यहां पर सेशन कोर्ट ही कॉग्निजेंस लेती है। यहां लिखा है ना कि स्पेशल जज किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस उसको ट्रायल करने के लिए जो कमिट किया जाता है सेशन कोर्ट के पास, उसके बगैर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये याद भी रहेगा कि यहाँ पे ट्रायल जो होता है वो विदाउट कमिटल होता है, यानी खुद सेशन कोर्ट यानी स्पेशल जज कॉग्निजेंस लेता है, जबकि वो सेशन जज होता है। और दूसरी प्रक्रिया क्या ध्यान रखनी है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, विशेष न्यायाधीश विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपनाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये चीज, यानी ठीक है कॉग्निजेंस तो ले लिया, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन कॉग्निजेंस लेने के बाद कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, वो वही प्रोसीजर अपनाएगा जो कि सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट वारंट मामलों में जो प्रोसीजर अपनाता है। ठीक, तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट चीज, दो बातें प्रोसीजर में क्या है। पहला आपने देखा कि कॉग्निजेंस ले सकता है स्वयं और ट्रायल कर सकता है, तो ट्रायल करने में सेशन कोर्ट वाली प्रोसीजर नहीं होगी, वो प्रोसीजर कौन सी होगी, वो मजिस्ट्रेट वाली प्रोसीजर होगी जो सीआरपीसी में आपने पढ़ा है, और ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ वारंट केसेस उस प्रक्रिया को अपनाएगा ये स्पेशल जज। ठीक,
अब अगली चीज आगे बढ़ते हैं, विचारण की समाप्ति। विचारण की समाप्ति यानी कि कैसे होगा। जब विचारण की समाप्ति कहां बताई गई है, सेक्शन माने विचारण की अवधि भी कर सकते हैं आप। तो ये विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा। विचारण दिन प्रतिदिन, डे टू डे चलती रहेगी प्रोसीडिंग, यानी जब तक प्रोसीडिंग समाप्त नहीं हो जाती तब तक डे टू डे चलती रहेगी। वो आप सीआरपीसी में भी पढ़ते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये प्रोसीडिंग विशेष कारणों से आगे की डेट को बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोर्ट ये कोशिश करेगा कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस की पूरा ट्रायल 2 साल के भीतर कंप्लीट कर ले। ठीक है, मेरे पास इसका बेयर एक्ट है। अगर कभी मेरे पास आइएगा, जिन लोगों के पास भी इस सब्जेक्ट का बेयर एक्ट नहीं है ना, तो वो मेरे पास आएंगे, मैं बेयर एक्ट दे दूंगा और वो जिराक्स करा देंगे। ठीक, फोन कर लीजिएगा आने से पहले जरूर। तो विचारण की समाप्ति के लिए हमने क्या कहा कि विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर चलेगा और उस विचारण को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। तो इसलिए ये एक्ट ये भी प्रोविजो जोड़ देता है कि यदि 2 साल के भीतर विचारण यानी ट्रायल समाप्त नहीं होता, तब उसके रीजन को रिकॉर्ड करना होगा। क्या करना होगा, कारण अभिलिखित करना होगा, रीजन को रिकॉर्ड करना होगा कि अब हमको एक्स्ट्रा समय चाहिए क्योंकि हम जो है 2 साल में ट्रायल कंप्लीट नहीं कर पाए। समझ में आ रही है ना बात, कि 2 साल के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु यदि 2 साल के भीतर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाया तो रीजन रिकॉर्ड करना होगा, तब वो टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और कितना एक्सटेंड किया जाएगा, तो कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, एक बार में मैक्सिमम 6 महीना। ये पॉइंट जो मैं घेर रहा हूं, ये चीज अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजें बहुत महत्व रखती है कि अब 2 साल में हो नहीं पाया तो उन्होंने रीजन रिकॉर्ड किया कि हम जो है 2 साल में नहीं कर पाए, हमको और समय चाहिए। तो और समय लेने का मतलब ये समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और इस तरीके से 6 मंथ करके उसको कई बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 वर्ष के भीतर ही ट्रायल को कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी प्रोसीजर में आप लोगों ने देखी ना बातें। ऑर्डिनरी प्रोसीजर में आपने देखी कि सेशन कोर्ट यानी स्पेशल जज कॉग्निजेंस भी ले सकता है। देखिए हम लोग जब टाइम ही इतना कम रहता है इस पर कि क्या बताएं, तो सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। और ट्रायल करने में प्रोसीजर वारंट मामलों में जो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोसीजर अपनाता है वही प्रोसीजर अपनाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि कितने दिनों में ट्रायल समाप्त होगा, तो 2 वर्ष के भीतर कर लिया जाएगा, और उससे ज्यादा चाहिए तो उसको रीजन रिकॉर्ड करना होगा। तो रीजन रिकॉर्ड करने पर वो समय एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 4 वर्ष तक किया जा सकता है। अब अगर आगे देखते हैं, हमने ऑर्डिनरी प्रोसीजर की अभी बात की थी, अब हम बात करेंगे समरी प्रोसीजर की। और समरी प्रोसीजर यानी कि सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 में समरी प्रोसीजर बताई गई। और समरी प्रोसीजर क्या कहती है, यह कि जहां किसी लोक सेवक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब पहली चीज हम क्या इसमें देख रहे हैं कि किन मामलों में समरी प्रोसीजर किया जा सकता है, समरी ट्रायल किन मामलों में किया जा सकता है। ठीक है ना, पहला हमने हेडिंग डालना हम भूल गए क्योंकि रात को हमको लगता है रहा था, तो हो सकता है कि थोड़ा सा भूल गए। यहां हेडिंग बनाना चाहिए था कि कौन से ऐसे मामले हैं जिनका समरी ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कौन से ऐसे मामले जहां किसी लोक सेवक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12A की उपधारा 1 एवं 2A के अधीन कोई अपराध किया गया है, तब ऐसे मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 12 के उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत अपराध जो आएंगे उनका समरी ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो प्री के लिए भी याद रखिएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम
12 ए की उपधारा 1 और उपधारा 2A के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस का समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो ये एक बात हो गई, और मेंस में आप लिख रहे हैं तब तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। और यहां पे क्या ध्यान देना है आपको कि जब भी समरी प्रोसीजर अपनाई जाएगी तो समरी प्रोसीजर अपनाने में कितना मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है? 1 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो समरी ट्रायल जो आप सीआरपीसी में पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि 12-12 नंबर के होने चाहिए क्वेश्चन, या 15-15 नंबर के होने चाहिए, है ना, क्योंकि 12 क्वेश्चन आएंगे आप 3 घंटे में लिखने के लिए। तो आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पर आपको मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, एक चीज हमने अभी समरी प्रोसीजर में बताई थी आप लोगों को कि विचारण के दौरान, लेकिन अगर जैसे समरी ट्रायल करने के लिए उसने सोच शुरू कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोर्ट की यानी जज की ओपिनियन है कि ऐसे मामले में जो पनिशमेंट है इस व्यक्ति को 1 साल के अधिक के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसको पनिशमेंट 1 साल से अधिक का दिया जाना चाहिए, और अगर मैं समरी ट्रायल करूंगा तो इसको हम 1 साल से अधिक पनिशमेंट दे ही नहीं पाएंगे, या उसको समरी ट्रायल करना अनडिजायरेबल लगता है, अवांछनीय लगता है परिस्थितियों में, यानी कि उसको लगता है कि इसमें 1 साल से अधिक का पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, या समरी ट्रायल करना अनडिजायरेबल है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक बार समरी ट्रायल शुरू कर दिया तो वो समरी ट्रायल ही करे। ठीक है ना, और उस स्थिति में वो ट्रायल को रोक देगा और फिर से जो ट्रायल की प्रोसीजर थी, प्रोसीजर कौन सी? वारंट मामलों का जो ट्रायल का जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर के अनुसार फिर से ट्रायल शुरू कर। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि एक बार समरी ट्रायल शुरू कर दे तो वो समरी ट्रायल ही कंप्लीट करे, क्योंकि बीच में उसे लगता है कि नहीं ज्यादा दंड होना चाहिए, दंड नहीं दे पाऊंगा, तो वैसा कर सकता है। आप लोगों ने सीआरपीसी के सेक्शन 260 का क्लास नंबर 2 में संभवतः ये बात होगी कि वहां भी मजिस्ट्रेट अरेबल समझता है तो उसका ट्रायल समरी ट्रायल को रोक सकता है। ठीक है, तो यहां भी ऐसी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर, और बस यहीं पे लास्ट है। देखिए एक चीज और कर लीजिएगा, डिजायरेबल समझता है तो रोक सकता है, और वारंट मामलों से अपना सकता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगली चीज, अपील। अगर समरी ट्रायल करता है और उस समरी ट्रायल में 1 महीने की इंप्रिजनमेंट देता है और 2,000 रुपए का जुर्माना देता है, 1 महीने की जेल या 2,000 रुपए का जुर्माना देता है, तब ऐसे आदेश की कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है कि अगर अब 1 महीने की जेल करता है जबकि वो 1 साल तक की दे सकता था, या 2,000 रुपए सिर्फ फाइन लगाता है, या दोनों लगाता है, तो ऐसी दशा में ऐसे आर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा पनिशमेंट जब भी कोई स्पेशल जज देगा तो उसकी अपील होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जब कल मिलेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा और आपने नोट्स अपना तैयार किया हो। ठीक है, ठीक है फिर।